हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर जो कि सेकंड है। कल हमने हाफ कर दिया था, जो कि बचा हुआ आज हम करेंगे। सॉरी, कल नहीं परसों किया था। कल कोई इमरजेंसी काम था, इसलिए मैंने कल क्लास नहीं डाली। आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटा जाता है, यानी कि दोआब तक हमने कर लिया था। मतलब कि दो नदियों के जो बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। ठीक, पंजाब किस नाम पर पड़े? जहाँ पे 5 नदियाँ प्रवाहित होती है, वो 5 आब। ठीक, 5 आब मतलब पानी होता है भाई। आब का अर्थ क्या होता है? पानी होता है। जहाँ पे 5 नदियाँ होती है उसको पंजाब नाम पड़ा था, इसकी वजह से। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। जो उत्तरी मैदान है उसके जो पश्चिमी भाग है, जब देखो भाई, ये उत्तरी मैदान है। इसका जो पश्चिमी भाग है, ये वाला ये भाग हिस्सा, तो इसे क्या कहा जाता है? पंजाब का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी जो सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि जो सिंधु और जो उसकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो बनाया गया मैदान है, उसको कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में ज़्यादा हिस्सा है उसका, उस मैदान का। ठीक है, इंडिया के अंदर कम है। सिंधु और इसकी जो सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज और हिमालय से निकलती है। इन मैदानों के भागों में क्या दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा। दोआब मतलब कि जैसे ये हमारी सिंधु नदी है, इसमें आकर झेलम नदी बनती है, तो सिंधु और जो झेलम का बनता है, इनके बीच में जो एक दोआब बनता है। फिर यहाँ मिलती है चेनाब, रावी, फिर ये इनके बीच में दोआब बनता है झेलम और रावी के बीच। फिर चिनाब, इनके बीच में दोआब बनता है। सतलुज, इनके बीच में दोआब बनता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा दोआब बनते हैं भाई। ठीक है, इसी के साथ चलते हम गंगा का जो मैदान विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा के जो मैदान का विस्तार घग्गर और जो तीस्ता नदी उनके बीच में स्थित है। यह उत्तरी मैदान में हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ भाग। काफ़ी अभी हरियाणा में है, दिल्ली में भी है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में इसका जो मैदान है वो है, और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान हो वो विशेष करके यहाँ पर वो आसाम में है। ठीक है, हाँ, आसाम में एक माजुली द्वीप भी बनता है भाई। उत्तरी मैदानों की संख्या जो व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचाइयों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। किसे समतल स्थल के रूप में की जाती है? उत्तरी मैदानों की जो व्याख्या की जाती है वो समतल स्थल के मैदानों के आधार पर की जाती है। आकृति और भिन्नता के आधार पर मैदानों को 4 भागों में बांटा जाता है। ये जो आकृति और भिन्नता के आधार पर मैदानों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर ये चौड़ी पट्टी के गुटिका का निक्षेपण करता है। कितने चौड़ी पट्टी के जो गुटिका का निक्षेपण करता है, इसे भाबर के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कि जो शिवालिक के जो नीचे का ढाल है, नीचे का शिवालिक से जैसे ही नीचे आती है, उस ढाल के पास में जो 8 से 16 किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ पे क्या है? बड़े बड़े जो गुटिका के जो पत्थर से होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस बाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। मतलब कि जो पत्थर होते हैं उसमें उसके नीचे चली जाती हैं। जो पानी जाता है वो उसके नीचे से होता है, ऊपर पत्थर रह जाते हैं और नीचे जो पानी है वो नीचे से रिस के चला जाता है। क्या है? वो पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं और नदियाँ पुनः निकल जाती हैं। जैसे ये बाबर का जो एरिया ख़त्म होता है, इससे नीचे ये फिर से नदियाँ निकलने स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब कि उन कंकड़ पत्थरों के नीचे से बह बह के नदियाँ फिर से वापस आ जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? दलदली क्षेत्र का। जहाँ पे ये नम और जो दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, यहाँ पे फिर से निकलती है कंकड़ों के पास से, तो नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरे जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए जो शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा कृषि के योग्य जो भूमि बनाने के लिए इस जंगल को क्या किया? इसकी कटाई कर दी, काटा जा चुका था। इस क्षेत्र में दूधवा राष्ट्रीय पार्क को स्थिति ज्ञात थी। दूधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है भाई?
ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। किसका? पुराने जलोढ़ का बना है। ये नदियों के बाढ़ और मैदानी के ऊपर स्थित, जिनकी नदियों में बाढ़ वाले जो मैदान है वहाँ पे स्थित हैं। वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। वेदिकाएं मतलब अलग अलग अपनी वेदिकाएं बनाते हैं। वेदिका क्या होती है भाई? एक जैसे नदी आ रही है, उसकी अलग अलग शाखाएं बटनाएं वे वितरिका हो जाती हैं, और वेदिकाएं जो इसके पास पास में जो ऊंचाई हो जाती है नदी के पास पास में, वो क्या हो जाती है? वेदिका हो जाती है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थलीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकड़ कहा जाता है। जैसे हम बजरी नहीं बोल देते हैं भाई, नदी बह के आई है तो बजरी का भाव साथ मिलाती है, तो वो कंकड़ होते हैं बारीक वाली। बाढ़ वाले मैदानों के नए जो बजरी है जो मकानों के अंदर यूज ली जाती है बनाने के टाइम पे, वो नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है भाई। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। जो जहाँ पे बाढ़ आ जाती है और वहाँ पे जो नए मैदान बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। बाढ़ से जो निर्मित मैदान होते हुए इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्मित होता है, यानी कि हर साल वहाँ पे निर्माण होता रहता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती यहाँ पे की जाती है। इसी के साथ हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे दक्षिण भाग में पड़ता है। चलते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। प्रायद्वीपीय पठार एक मैज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टल से, आग्नेय से, रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और जो अफवाह के कारण बना है। यही कारण है, अफवाह मतलब बहाव के कारण बना है। यही एक प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी और जो छिछली घाटियाँ पाई जाती हैं, यानी कि चौड़ी और छिछली घाटियाँ पाई जाती, दलदल वाली घाटियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, यानी कि जो भारत के मध्य उच्च भूमि और दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार तो ये होगा, मध्य उच्च भूमि ये होगा, और हिमालय के बारे में हमने कल बात करी दी थी। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। यानी कि जो दक्षिण में नर्मदा नदी के उत्तर में जो नर्मदा नदी है यहाँ पे भाई, इसके उत्तर में वह भाग है जो मालवा के पठार का अधिकतर भागों पर फैला है, यानी कि इसके उत्तर में मालवा का पठार है, उसके ज़्यादातर भागों में फैला है। उसे हम मध्यम उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो मालवा का पठार है या फिर मध्यम उच्च भूमि के नाम से उसे जाना जाता है। विंध्याचल श्रृंखला दक्षिण में जो सतपुड़ा पर्वत है, जो विंध्याचल श्रृंखला उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। उत्तर पश्चिम में उसके अरावली पर्वत है, मतलब कि यहाँ उत्तर पश्चिम में इसका अरावली पर्वत पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो विंध्याचल श्रृंखला है उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के जो बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां हैं कौन सी है? चंबल है, सिंधु है, बेतवा और केन है। कौन सी? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन दक्षिणी पश्चिमी से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। दक्षिण पश्चिम से लेकर के आए उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, ऐसे बहती है भाई। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं फिर किसी की सहायक नदी बनकर। इस प्रकार के वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्यम उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। जो मध्यम उच्च भूमि पश्चिमी भाग तो उसका चौड़ा, जबकि पूर्वी भाग उसका सकड़ा है। इस पठार के जो पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो मालवा का पठार है उसके जो पूर्वी पठार को क्या नाम से जाना जाता है? बंदेलखंड और बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे है, यहाँ बंदेलखंड और बंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाई छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। यहाँ पे वो छोटा नागपुर का पठार है जहाँ पे दामोदर नदी प्रवाहित होती है। दक्षिण का जो पठार एक त्रिभुज के आकार का पठार है, ये आपको दिख रहा है होगा भाई, ये त्रिभुज के आकार का पठार है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे नर्मदा नदी है, इसके दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार वाला जो सतपुड़ा, नर्मदा नदी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व में स्थित हैं। मतलब कि जो
नर्मदा नदी है उसके पूर्व में क्या क्या है, पूर्व में स्थित महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत और कैमूर पर्वत, ये क्या है इसके पूर्व में स्थित है। और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत है। दक्षिण में क्या है, त्रिभुज के आकार का क्या है आपका दक्षिणी पठार हो जाएगा। भारत के जो भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। पश्चिम की तरफ तो क्या वो ऊंचा है और पूर्व में ढाल कम है, क्योंकि वहाँ पे नदियों के द्वारा क्या बना दिया गया। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। क्या है, इस पठार का भाग एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बो एग्लोन पठार, मेघालय के अंदर भी है भाई इसका एक भाग कार्बो एंग्लोन पठार, और उत्तर कचीर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के नाम के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया है। किसके द्वारा, भ्रंश के द्वारा। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतिया, जो कि मेघालय में पड़ती है, गारो खासी जयंतिया। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमश पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। क्या है, पूर्वी और जो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के समानांतर स्थित है। विस्तृत, उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट इतना सकड़ा वो है कि इन्हें दर्रों के द्वारा ही प्राप्त निकला जा सकता है, पार किया जा सकता है। भारत के जो भौतिक मानचित्र में से थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट से ज्ञात किया जाता है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के इसके नाम से याद किया जाता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट की केंद्र क्या, पहाड़ियाँ हैं वो ऊंची है। पूर्वी घाट के अंदर नदियाँ क्या है, डेल्टा बनाती हैं। उसका जो तटीय कोस्टल एरिया चौड़ा है। पूर्वी घाट का सकड़ा है, पूर्वी घाट का चौड़ा है, पश्चिमी घाट का सकड़ा है। पूर्वी घाट के जो 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की जो ऊंचाई कितनी है, 900 से 1600 मीटर है। ठीक है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में जो नीलगिरी तक है, महानदी घाटी से लेकर दक्षिण से नीलगिरी तक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में पड़ती हैं। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, मतलब कि एकसार नहीं है, अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ ने इनकी काट दिया है, बल्कि पश्चिमी घाट में जो पर्वतीय वर्षा होती है, यह पूर्वी घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र वर्षा के टकराव कर ऊपर उठने के कारण होती है। यानी कि जैसे जैसे वायु टकराती है तो यहाँ से टकरा कर जैसे वो ऊपर उठती है तो क्या वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है भाई, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई इसकी क्या है, बढ़ती जाती है। उत्तर में कम है जबकि दक्षिण में ज़्यादा हो जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर है। कितनी है अन्नाईमुड़ी, 2695 मीटर ऊंची है। डोडा बेटा, यानी कि ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी ही होती है भाई। डोडा बेटा 2633 है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। क्या है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी शिखर, मतलब जो अन्नाईमुड़ी के ऊपर लास्ट का जो पॉइंट, जैसे हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर हिमालय के अंदर माउंट एवरेस्ट बोल देते हैं, ऐसे अन्नाईमुड़ी चोटी है, उस पर महेंद्रगिरी पर्वत शिखर है, उसका 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिणी पश्चिम में सेवराय और जावड़ी की पहाड़ियाँ हैं। किसके, सेवराय और जावड़ी है उसकी पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वी घाट के पश्चिम में। इसी के साथ देखो भाई उड़द मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। कोडाई कनाल जिसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति के द्वारा मानचित्र में दर्शाया गया है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली जो काली मर्दा है, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता काली मर्दा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है ज्वालामुखी से हुई है। किसकी होती है, यानी कि जो दक्षिणी पठार के अंदर जो काली मिट्टी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ज्वालामुखी से हुई है। इसलिए प्रत्येक सेल आग्नेय सेल, वास्तव में इन सेलों का समय के साथ प्रदन हुआ है।
जिनसे काली मृदा का क्या है निर्माण हुआ है। अरावली की जो पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारों पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग में और उत्तर पश्चिम किनारों पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित है, मतलब कटी फिटी हैं। कौन सी? उत्तर पश्चिम किनारे। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। जो अरावलीय पर्वत श्रृंखला है, कटी फटी पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ है? गुजरात से लेकर दिल्ली और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। भारत के मरुस्थल के बारे में बात करते हुए, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। किलोमीटर नहीं भाई, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में जो वनस्पति बहुत कम है, मतलब कि जो पेड़ पौधे बहुत ही कम है, क्योंकि बारिश तो होती नहीं, पेड़ पौधे कहाँ से होगी। वर्षा ऋतु में ही कुछ ही सरिताएँ दिखती है, वर्षा ऋतु में कुछ ही नदियों प्रवाहित होती है। इसके बाद वे बालू में क्या है? विलीन हो जाते हैं, लुप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी एक ऐसी नदी है जो कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है मरुस्थल की। बकरान किसे कहा जाता है? जो अर्धचंद्र के आकार का जो बालू का टिब्बा होता है, जैसे उसे क्या कहते हैं? बकरान कहते हैं। बहुत अधिक क्षेत्रों पर यहाँ होता है। लंबवत टीले पाकिस्तान और सीमा के पास यानी कि समीप ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसलमेर में बकरान के आकार के टिब्बे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तटीय कोस्टल एरिया के बारे में और करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण मतलब सकड़े होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के जो किनारे होते हैं सकड़े हैं। संकीर्ण तटीय पेटियों का विस्तार है। पश्चिमी में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। मतलब कि जो पश्चिमी घाट है ना, उसके और जो अरब सागर है उसके बीच में एक छोटा संकीर्ण मैदान है, सकड़ा मैदान है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान को कोंकण तट, जो कि मुंबई से गोवा तक है। गोवा से कर्नाटक तक के भाग को क्या बोल देते हैं? हम कन्नड़ बोल देंगे। और कर्नाटक से नीचे केरला तक के भाग को क्या बोल देते हैं? मालाबार तट बोल देंगे। ठीक है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। बंगाल की जो खाड़ी के पास साइड वाला जो मैदान है, जो कि हमारा पूर्वी मैदान है, वो क्या है? चौड़ा है। क्यों? नदियों के द्वारा डेल्टा बनाया गया है, इसलिए वो क्या है? चौड़ा मैदान है। उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार, नीचे उत्तर वाले भाग को उत्तर सरकार बोलते हैं, नीचे दक्षिण वाले भाग को क्या बोल देंगे? कोरोमंडल तट बोल देंगे। ठीक है। दक्षिण वाले भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों को क्या डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिससे कि वे जो कोस्टल एरिया वो चौड़ा है। चिल्का झील एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लैगून झील के नाम से जाना जाता है इसे, जो ओडिशा में महानदी के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह आप देख सकते हैं कि भारत एक मुख्य स्थल वाला भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। कौन कौन से द्वीप है भाई? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी के साथ करते हैं केरल के जो मालाबार तट के पास में स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह प्रवाल द्वीपों से बना है, मतलब कि जो केरल का पास में ये वाला केरल है, इसके पास में जो लक्षद्वीप बना हुआ वो प्रवाल द्वीपों का द्वीप है। ठीक है। प्रवाल से बना द्वीप है। इसका जो पुराने नाम क्या थे भाई? अकावद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप के नाम से इसे जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कब? 1973 में नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है भाई? 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। छोटा ही है इसका एरिया, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवरत्ती है मतलब इसकी राजधानी है।
कवारती द्वीप इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर जो पादप और जंतु बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। पीटली द्वीप मनुष्य जहाँ पे निवास नहीं करता वो क्या है, पीटली द्वीप है। क्या है, पीटली द्वीप जहाँ पे मनुष्य निवास नहीं करता, ओनली पक्षी अभ्यारण्य वहाँ पे। इसी के साथ हम बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला पर बारे में देखते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। यहाँ द्वीप समूह 2 भागों में बटे हुए हैं, एक उत्तर अंडमान निकोबार और एक दक्षिण अंडमान निकोबार। यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। निमज्जित यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप समूह वर्त के समीप स्थित हैं। यहाँ की जो जलवायु विषुवतीय जलवायु है। यहाँ घने जंगलों से अनाच्छादित है। कौन सी जलवायु है? विषुवतीय जलवायु है, घने अनाच्छादित हैं। जंगल क्या, घने अनाच्छादित है। बहुत ज़्यादा गहरे गहरे जंगल है भाई। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जिसे द्वीप बना ज्वालामुखी, बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। विभिन्न भू-आकृति विभागों का विस्तृत वर्णन कीजिए। विशेषताएं यह एक दूसरे के पूरक होती हैं। वे देश के जो प्राकृतिक संसाधनों में को समृद्ध बनाते हैं। उत्तर पर्वत और जो वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तर मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इसके प्राचीन सभ्यताओं के विकास के आधार मिला है। जो पठारी खनिजों के भंडार हैं, जो पठार में खनिजों के भंडार है। उत्तर मैदान क्या है? अनाज के भंडार हैं। पठार खनिजों के भंडार हैं, जिसे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार जो देश की जो विविध स्थलाकृतियाँ हैं वो भविष्य के लिए अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। इसी के साथ हम पोलिप के ऊपर देख लेते हैं, मतलब कि परवाल के ऊपर। परवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाली क्या है? सूक्ष्म प्राणी है, जो एक समूह में रहते हैं, एक समूह के में रहते हैं। इसका विकास छिछले जल वाले जो गर्म यानी कि ताजे जल में होता है, गर्म जल में होता है। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। छिछले जल वो होता है भाई जहाँ पे नीचे जमीन हो और ऊपर हल्का हल्का जल हो। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। परवाल स्त्राव, परवाल अस्थियाँ टीलों के रूप में निक्षेपित होते हैं। जब ये परवाल में जाते थे एक टीले के रूप में रूप धारण कर लेते हैं। इनकी जो अस्थियाँ एक जगह निक्षेपित होकर एक पर्वत का रूप धारण ले लेती हैं। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: परवाल रोधिका, तटीय परवाल भित्ति, परवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वो परवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है। ग्रेट बैरियर रीफ किसका? परवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। परवाल वलय द्वीप गोलाकार हार्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। जो परवाल वलय द्वीप होते हैं गोलाकार और हार्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। इसी के साथ हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं भाई। निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए। एक स्थलीय बाघ जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, क्या कहलाएगा भाई? स्थलीय बाघ जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप। ये वाला बाघ क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। भारत के पूर्वी भाग में जो म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। म्यांमार की सीमा को निर्धारित करता है हिमाचल नहीं भाई, उत्तराखंड नहीं, क्या पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। दक्षिण गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पेटी क्या हो जाए कहलाएगी? जो गोवा के दक्षिण में स्थित, उत्तर में स्थित पेटी क्या कहलाई थी? कन्नड़। यानी कि मुंबई से गोवा तक के भाग को कन्नड़ का, गोवा से कर्नाटक तक के भाग को क्या कहा? कोंकण तट का। और जो कर्नाटक से और उसके नीचे जो कर्नाटक से लेकर केरला तक के भाग को क्या कहा? कोरोमंडल तट का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? सी इज द राइट आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या था भाई? शिखर अन्नाई मुड़ी। इसकी चोटी कितनी है भाई? ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितने? 2695 मीटर।
ये भी वैसे क्वेश्चन है, मानचित्र के क्वेश्चन कंचनजंगा नागपुर छोटा नागपुर ये। ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया भाई। ये 2 भागों में हमने डिवाइड करके कंप्लीट किया था भौतिक स्वरूप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये 9th क्लास की NCERT है। तब तक के लिए बाय, कल करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर।